नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम भारतीय संसद भाग 4 का अध्ययन करेंगे। मैंने संसद के गठन के रूप में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया था। अब भाग 4 में हम इसको लेते हैं कि लोकसभा की कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं। इसको हमने धीमे धीमे रूप में लिया है। हम चाहते तो इसको 2 दिन में भी हम ख़त्म कर सकते थे, लेकिन आखिर सरकार काम कैसे करती है, राज्यसभा किस रूप में काम करेगी, लोकसभा क्या है और लोकसभा की शक्तियाँ क्या कार्य करती हैं, तो हम इसको धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे। और मैंने इसको चार्ट के माध्यम से भी बताने की कोशिश करी है। तो लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य, ये हम लोकसभा के आगे का अध्ययन है। तो भारतीय संसद के 2 सदनों में लोक जो सभा है वो लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके गठन का आधार जनसंख्या है और लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे हर 5 साल पे लोकसभा के चुनाव होते हैं और अब आपको मत देने का अधिकार भी है। तो आप समझ गए होंगे लोकसभा के गठन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से तैयार की जाती है। संसदीय व्यवस्था का ये एक सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। भारतीय संविधान द्वारा भी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त की गई है और संसद, लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण किया जाता है। अब हम इसकी शक्तियों के रूप में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी शक्तियाँ मैंने चार्ट के माध्यम से बताई है, विधायी शक्तियाँ, फिर आता है इसकी वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति और निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य, और इसके अन्य कार्य कौन कौन से रूप में दिखाई गए हैं। सबसे पहले है इसकी विधायी शक्तियाँ। इसको मैंने पॉइंट्स के माध्यम से बताया, तो आप एक एक पॉइंट्स को पढ़िए, उसको समझिए और फिर उसको याद करने की कोशिश करना। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची और अवशेष विषयों और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण करती है। यद्यपि संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्रदान की गई है और संविधान में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही दोनों सदनों में यदि मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था भी की गई है। लोकसभा के सदस्य संख्या जो है वो राज्यसभा की सदस्य से दुगनी होती है, इसलिए इस विधेयक के भाग्य का निर्णय भी लोकसभा की इच्छा के अनुसार ही किया जाता है। तो कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति किसे प्राप्त है? लोकसभा के। अब हम दूसरी शक्ति के बारे में बात करेंगे, वो है वित्तीय शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई है और इस संबंध में राज्यसभा की जो स्थिति है वो बिल्कुल गौण है, क्योंकि अनुच्छेद 109 में ये कहा गया है कि वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। ये आपको याद रखनी है कि जो फाइनेंस है या जो वित्त विधेयक है वो किस में पास किए जाएंगे? लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं किए जाते। तो लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे वित्त विधेयक की प्राप्ति के तिथि के 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। यदि वित्त विधेयक प्राप्त होने के बाद 14 दिन के अंदर लोकसभा सिफारिश सहित या सिफारिशों के बगैर वित्त विधेयक लोकसभा को ना लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। वार्षिक बजट और अनुदान मांगे भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार भी किसे प्राप्त है? लोकसभा को। अब आता है कार्यपालिका की शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई और संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवहार में लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है।
मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पे नियंत्रण रख सकती है और संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में और सरकार के कार्यों के संबंध में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण अधिकार है। संसद सरकारी विधेयक या बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों में वेतन कटौती का प्रस्ताव भी स्वीकार करके या किसी सरकारी विधेयक में कोई ऐसा प्रावधान करके जिससे सरकार सहमत न हो पास करके भी सरकारी नीतियों की गलतियों को प्रकाश में ला सकती है और अंतिम रूप में लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत लोकसभा, संघीय लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक वित्त आयोग, भाषा आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग आदि की रिपोर्ट पर भी विचार करती है। नेक्स्ट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है संविधान संशोधन पर नियंत्रण। तो पहली बात तो संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है और संसद के सदस्य मंत्रियों को सरकारी नीति, सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछकर उसकी आलोचना कर सकती है। और कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत लोकसभा, संघीय लोकसभा आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा वित्त आयोग, जनजातीय आयोग की रिपोर्ट पर भी विचार करती है। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है और उसी अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का भी उल्लेख है जिसे संविधान के संशोधन में अपनाना होता है। संविधान के संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है और संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और उन्हें तभी पारित समझा जाएगा जबकि उन्हें संसद के दोनों सदन अलग अलग अपनी कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर देंगे। और संविधान के अधिकांश प्रावधानों में अकेली संघीय संसद द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। ये था संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। अब आता है निर्वाचक मंडल के रूप में भी क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है। तो लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है और अनुच्छेद 54 और 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्य के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन करते हैं। और विविध कार्यों में हम कई चीज़ों को ले सकते हैं। इसमें वह जनता की शिकायतों का निवारण भी करती हैं। सरकार अपनी नीतियों का निर्माण, कार्यों का संपादन जनता के हितों में ध्यान में रखते हुए करे, ऐसा उम्मीद की जाती है। और लोकसभा राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव भी ला सकते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो लोकसभा की शक्तियों के जो ऊपर हमने अध्ययन किया है, उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग। जनता का प्रतिनिधित्व सदन होने के कारण लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, प्रभावी अंग रहा है और व्यवहार की दृष्टि में यदि लोकसभा को ही संसद कह दिया जाए तो यह अनुचित ना होगा। तो इस प्रकार से हमने लोकसभा की शक्तियों और कार्यों के संबंध में आज हमने अध्ययन किया। उम्मीद है आप इसको पुनः पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे।